नमस्ते दोस्तों, बायोलॉजी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 व भाग में पढ़ने वाले आज हैं। इससे पहले अपने भाग 1 में जनरल स्वास्थ्य से रिलेटेड MTP यानी कि मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी की कई विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे जनरल स्वास्थ्य का भाग 2। भाग 2 में सबसे पहले हमको पढ़ना है, यहाँ पे भाग 2 में हम पढ़ने वाले हैं बंध्यता के बारे में। बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। ठीक है, बंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसको देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे दंपत्ति होते हैं जो कि संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं। ठीक है, असक्षम क्यों होते हैं? हो सकता है कि मादा में अथवा नर में कुछ विशेष प्रकार की रोग, जनन संबंधित रोग उपस्थित हो। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो जनन संबंधित अंग होते हैं वह पूर्ण रूप से विकसित न हो, जिसकी वजह से वे संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो जाते हैं। तो आज हम इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता में ऐसे ही रोगों को दूर करने के लिए या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो अलग अलग वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनके द्वारा संतान उत्पन्न किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। बंध्यता यानी कि ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बंध, इनफर्टाइल। ठीक है, तो जो बंध जो आपके कह सकते हैं कि दंपत्ति होते हैं, अगर वो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है या फिर प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बंध्यता को दूर करने के लिए सबसे पहला आपका टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसको हम बोलते हैं ART। शॉर्ट नेम है ART। ART को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी। चलिए देखते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियों की सहायता से कैसे संतानों का उत्पन्न होता है या किया जाता है। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी प्रौद्योगिकी या फिर ऐसी तकनीक जिनके द्वारा बंध प्रकार के दंपत्तियों में संतान उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है या फिर संतान उत्पन्न किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं। तो सबसे पहला आपका है यहाँ पे जिसके बारे में आपको पढ़ना है, परख नली शिशु। परख नली शिशु
इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए, पैराथेलेसिस यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, और पैराथेलेसिस कब कराया जा सकता है। तो जैसे अगर मानते हैं कि कोई भी महिला है या फिर मादा में जो मादा जलनांग होती है वह कुछ प्रकार से होता है स्ट्रक्चर उसका। एक ये ओवरी हो गया, ये यूट्रस और ये फैलोपियन। ठीक है, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं। पहले तो देखिए, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वह किस महिला में किया जा सकता है। तो ऐसी महिलाएं जिनका यूट्रस, क्या है, यूट्रस, ऐसी महिलाएं जिनका यूट्रस विकसित है, यानी कि पूर्ण रूप से कार्य कर रहा हो। ठीक है, और उसका जो ओवरी है वो भी कार्य कर रहा है अच्छे से, यानी कि ओवरी में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, और यूट्रस से मतलब कह सकते हैं सामान्य हो, जिसमें 9 महीने तक शिशु आपका आसानी से डेवलप हो सके। तो ऐसे ही महिलाओं में हम पैराथेलेसिस कर सकते हैं या फिर करने का प्रयास कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैराथेलेसिस अब किस महिला में किया जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगी महिला में किया जाएगा। अगर कोई महिला ऐसी है जिसका ओवरी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, लेकिन उसका जो फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि यह वाला जो भाग है, ये क्या हो, ठीक न हो, यानी कि डेवलप्ड न हो। जब डेवलप्ड नहीं होगा तो क्या यहाँ से जो बना हुआ ओव्यूल है, ओवरी में जो ओव्यूल बना हुआ है, क्या वो यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि डेवलप नलिका आपका डेवलप नहीं है। ठीक, तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे पैराथेलेसिस में कि माता के ओवरी से जो ओव्यूल होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने का मतलब कि प्रयोगशाला में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो होता है, टेस्ट ट्यूब अभी जो प्रक्रिया की जाती है, ये लेबोरेटरी में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, माता के ओवरी से अंडाणु को निकाल लिया जाता है और निकाल करके उसको प्रयोगशाला में रखा जाता है। प्रयोगशाला में किसी उचित पात्र में रखा जाता है, और उसी पात्र में जो नर होता है, यानी कि जो पिता होता है, उसके शुक्राणुओं को उसी पात्र में मिला दिया जाता है। यानी कि अंडाणु क्योंकि ओवरी से निकाला गया है, और जो शुक्राणु है उसको एक ही साथ एक पात्र में रखा जाता है। रख करके क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो विसर्जन कहाँ पे हो रहा है, एक पात्र में हो रहा है, एक बर्तन में हो रहा है, या फिर कह सकते हैं एक नलिका में हो रही है, जिसमें टेस्ट ट्यूब सामान्यतः हम दे रहे हैं। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया पात्र में होने के कारण इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, फिर इस निषेचन को हम बोलते हैं पात्र निषेचन। ठीक है, पात्र निषेचन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है IVF। क्या बोलते हैं, IVF। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब माता के अंडाशय से अंडाणुओं को और पुरुष के जो मेल होता है उसके स्पर्म को निकाल करके शरीर से बाहर एक विशेष प्रकार के पात्र में निषेचन कराने की प्रक्रिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF कहलाते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि हम
मात्र में विसर्जन करा लेते हैं तो एक जाइगोट बनेगा। ठीक है, वह जाइगोट क्या करेगा, एक कोष की शुरू में क्या करेगा, क्या कैसा रहेगा आपका, विसर्जन हुआ तो एक कोष की रहेगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, तो एक से कितने हो जाएंगे, दो, फिर कुछ समय क्या हो जाएंगे, दो से चार हो जाएंगे, फिर चार से आठ हो जाएंगे। ठीक है, फिर आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस से चौसठ, इस प्रकार से उसकी संख्या, कोशिकाओं की संख्या उसमें बढ़ती रहेगी। तो हम करते क्या है कि यही जो जाइगोट बनता है उसी को कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, यूट्रस में करेंगे, या फिर हम कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कब करेंगे, जब फैलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा कार्य करता हो सही में। ठीक है, लेकिन इधर का हिस्सा क्या यहाँ तक ये कार्य न करता हो, तब तो हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे उस जाइगोट को। ठीक है, लेकिन अगर मानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब से लेकर के पूरा हिस्सा नहीं काम कर रहा है तो हम किस में प्रतिस्थापित करेंगे, यूट्रस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाइगोट हम आईवीएफ करा करके बनाए हैं उसका प्रतिस्थापन, उसके प्रतिस्थापन के आधार पर हम जो परख एनालिसिस होता है इसको दो तरीके से हम करा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है, सबसे पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं जेड आई एफ टी। ठीक है, जेड आई एफ टी यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा जो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम एनालिसिस कराते हैं उसको बोलते हैं आईयूटी। आईयूटी इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, देखिए अब जेड आई एफ टी यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किसे कहेंगे, जब आईवीएफ के पश्चात यानी जब आईवीएफ हम करा लेते हैं तो जाइगोट जब 8 कोशिका वाला रहेगा। ठीक है, जाइगोट कितनी कोशिका वाला रहेगा, 8 कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, जब ब्लास्टोमियर 8 कोशिका वाला रहेगा, 8 कोशिका वाला जब ब्लास्टोमियर रहेगा तो ऐसे हम जाइगोट को सीधे कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, फैलोपियन ट्यूब यानी कि यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, जाइगोट। ठीक है, यानी कि जब आपका फैलोपियन ट्यूब सही हो तो हम आईवीएफ कराने के पश्चात 8 कोशिकीय जाइगोट को सीधे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जेड आई एफ टी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन जब आपका जो जाइगोट बना हुआ है ये 8 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 से 32, 32 से 64। तो जब हम जाइगोट 16 से लेकर के 64 कोशिका वाला होगा, यानी कितना, 16 से 64 कोशिका वाला। ठीक है, जब जाइगोट 16 से 64 कोशिका वाला हो जाता है या फिर रहता है, 16 से 64 कोशिका वाला रहता है, तो हम ऐसे जाइगोट को सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, कितने कोशिका वाला होना चाहिए, 16 से 64 के बीच में। ठीक है, तो जब 16 से 64 कोशिका वाले ब्लास्टोमेयर को हम सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आईयूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। सीधे कहाँ कर रहे हैं ट्रांसफर, यूट्रस में। सीधे कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जाइगोट के ट्रांसफर के आधार पर हम परख एनालिसिस को दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं, एक आपका जेड आई एफ टी, दूसरा आपका आईयूटी। ठीक है,
तो ये आपका है पैराथैलेसिस। पैराथैलेसिस किसमें किया जाएगा? जिस महिला का ओवरी ठीक हो और यूट्रस ठीक हो, ठीक है, उसी महिला में हम पैराथैलेसिस कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पैराथैलेसिस के बाद आगे टॉपिक है। देखिए, जब जो आपका जाइगोट ट्रांसफर किया गया है यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, जब आपका जाइगोट फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में पहुंच गया तो नॉर्मल से वो आपका विभाजन करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा और लगभग 9 महीने के बाद आपका नया संतान हो जाएगा। ठीक, ये था आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद नेक्स्ट प्रक्रिया आपका आता है, एक और प्रक्रिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा GIFT, यानी कि जनन प्रौद्योगिकी भी हम कराएंगे, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कराएंगे, लेकिन उसको हम नाम क्या देंगे आपका, जैसे वो आपका क्या था, टेस्ट ट्यूब बेबी था, यहाँ पे क्या क्या है, GIFT। GIFT क्या होता है, उसका पूरा नाम लिखिए, गैमेट इंट्रा फैलोपियन गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कैसे होता है, किस महिला में कराया जाता है, इस प्रकार से। देखो, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका ओवरी भी ठीक है, ठीक है, जिनका ओवरी भी ठीक है और ये जो ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, या फिर ओविडक्ट है, वो भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, लेकिन उसका ये नहीं ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी। फिम्बरी यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं झालक, ठीक है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका फिम्बरी क्या होता है, वो अनडेवलप्ड होता है। अनडेवलप्ड होने का मतलब ये कि अभी आपको पहले से कुछ क्लास यानी कि भाग 1 में आपको बताया गया था कि जो ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, जब ओव्यूल बन जाता है तो उसको फिम्बरी की सहायता से पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो पकड़ के कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, पीछे की नलिका में, ठीक है। अब फिम्बरी ही अनडेवलप्ड हो, जब फिम्बरी आपका अनडेवलप्ड हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो क्या वह ओव्यूल या जो ओवरी में ओव्यूल बना हुआ है उसको इस ओविडक्ट में पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। यानी कि GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऐसी महिलाओं में कराया जाता है जिनका फिम्बरी ओवरी में बने हुए ओव्यूल यानी कि अंडाणु को पकड़ने में असक्षम। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि हम करते क्या है कि ओवरी से जो ओव्यूल होता है इसको निकाल करके सीधे कहाँ पहुंचाया जाता है, यहाँ पे, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। जब ओवरी निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है तो निषेचन प्रक्रिया जब भी होगी, यानी कि जब भी स्पर्म आएंगे यहाँ पे, तो निषेचन प्रक्रिया आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो GIFT क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो फिम्बरी होता है वह ठीक से कार्य नहीं करता है, या फिर कह सकते हैं ओवरी में बने हुए अंडाणु को पकड़ करके इस ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने में असक्षम होता है। तो ऐसे महिलाओं में हम करते क्या है, ओवरी से अंडाणु को निकाल करके सीधे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देते हैं, ठीक है। क्या निकाला जाएगा, गैमेट। ये कौन सा गैमेट यहाँ पे, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को निकाल कहाँ पहुंचाया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, GIFT यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गया आपका सहायक जनन पद्धति के बारे में। आगे हम देखते हैं तीसरा,
तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी में दो आपको बताया गया, एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया गया, दूसरा आपका GIFT के बारे में बताया गया। ये दोनों किसमें क्लियर कराए जाएंगे जब महिला में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तब, ठीक है। यानी कि महिला मानते हैं कि उसका फिल्म कुछ डिस्टर्ब यानी कि गड़बड़ डेवलप नहीं है या फिर उसका फेलोपेटिव ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कराएंगे, टेस्ट ट्यूब भी कराएंगे या फिर GIFT यानी गैमेट इंटरफेरेंस ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है। महिला में था। अभी हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम गर्भधारण। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है इसको देखते हैं। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें स्पर्म तो बनते हैं यानी शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन शुक्राणु कम संख्या में बनते हैं या फिर कह सकते हैं जो शुक्राणु बनते हैं वह अनहेल्दी होते हैं यानी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ऐसे पुरुषों में क्या करते हैं कि स्पर्म को बाहर निकाल करके लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में स्पर्म को निकाल करके उसे कुछ विशेष प्रकार के पोषक माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, किसे रखा जाएगा, स्पर्म को, ठीक है। जो स्पर्म है उसको शरीर से बाहर निकाल करके लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में पोषक माध्यम न्यूट्रिएंट ठीक है बाहर निकाल करके उसे न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये पोषक माध्यम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है वहाँ पे जब इसको हम स्पर्म के अंदर रखते हैं, जब स्पर्म को हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं तो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या करता है, पोषक माध्यम क्या करता है, स्पर्म को अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है और अतिरिक्त पोषण प्रदान करके जो स्पर्म होते हैं वह स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। अब अधिक मात्रा में जब स्पर्म अस्वस्थ हो जाते हैं तो शक्ति भी अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान में हम जो स्पर्म होते हैं वह अस्वस्थ होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, उनको प्रयोगशाला में पोषक माध्यमों के साथ कुछ समय या फिर कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। ऐसा करने से जो स्पर्म होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि अब आसानी से फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान अधिकांशतः करके पशुओं में कराया जाता है। इंसेमिनेशन प्रक्रिया अधिकांशतः पशुओं में कराया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका है, एक टॉपिक यहाँ पे और है उसको समझ लेते हैं, काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में। सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, ठीक है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। अब सरोगेसी या फिर सरोगेट मदर किसे कहते हैं, देखिए आपको टेस्ट ट्यूब बेबी में और GIFT में बताएगी, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर GIFT किस महिला में कराया जा सकता है, जिस महिला का यूट्रस ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर फेलोपियन अगर टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है तो उस महिला का सबसे प्रमुख क्या सही होना चाहिए, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। चलिए मानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका ये जो यूट्रस होता है ये वाला भाग
ये क्या होता है, बच्चे को 9 महीने तक रखने में असक्षम होती है। ठीक है, ये यूट्रस होता है, सब कुछ सब ठीक रहेगा, ओवरी भी ठीक है, फिमरी भी ठीक है, वेलोपिन ट्यूब भी ठीक है, लेकिन उसका क्या है, गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस है वही ठीक नहीं है। ठीक नहीं होने का मतलब क्या, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो जाइगोट जो कि आकर के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल्व से यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, वो जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, जब जुड़ नहीं पाएगा तो उसका डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। अगर मानते हैं जुड़ भी जाता है तो वह 9 महीने तक जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अधिकांश उसमें क्या हो जाए, गर्भपात हो। तो सेरोगेट मदर या फिर सेरोगेसी में होता क्या है कि ऐसी महिलाएं जिनका यूट्रस बच्चे को 9 महीने तक सुरक्षित पूर्वक रखने में असक्षम होती हैं, उनमें क्या किया जाता है कि माता के ओवरी से अंडाणु को प्रयोगशाला में निकाला जाता है किसी पात्र में, और जो पिता है, मदर है, उसके स्पर्म को उसी पात्र में मिला करके यानी कि आईवीएफ करा करके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा करके जाइगोट बना लिया जाता है। ठीक है, अब उस जाइगोट को किसी दूसरी माँ, ठीक है, किसी दूसरी माँ के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक, अब वो माँ क्या करेगी, 9 महीने तक इसको अपने गर्भाशय में उसको कह सकते हैं कि कैरी करती है, पालती है, और 9 महीने के बाद उसको जन्म देती है। ठीक है, तो जन्म के बाद क्या होता है, जो बच्चा उत्पन्न होता है वह जिस माँ के ओवरी से अंडाणु लिया गया था उसी का बच्चा माना जाता है। ठीक है, और जिस माँ ने बच्चे को 9 महीने तक रख करके जन्म दिया है उस माँ को क्या बोलते हैं, सेरोगेट माँ। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेरोगेसी। क्या बोलते हैं इसको, गेसी। सेरोगेसी किसे कहते हैं, सेरोगेसी प्रक्रिया में इस महिला का यूट्रस बच्चे को 9 महीने के लिए रखने में असक्षम होता है, उस महिला के अंडाशय से अंडाणु को और पुरुष के स्पर्म को प्रयोगशाला में निकाल करके आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा करके जाइगोट बनाया जाता है। तो जाइगोट बनने के पश्चात उसे किसी दूसरी महिला के यूट्रस में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और महिला 9 महीने तक बच्चे को कैरी करती है, उसका विकास करती है और उसको जन्म देती है। तो जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है उस महिला को क्या नाम देते हैं, सेरोगेट मदर, और ये प्रक्रिया कहलाती है सेरोगेसी। ठीक है, अब ये जो महिला होती है जो बच्चे को 9 महीने तक अपने यूट्रस में रखा है, ऐसी महिला को जो यूट्रस होता है इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं किराए का कोख। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेरोगेट मदर या फिर सेरोगेसी। आगे देखते हैं। ये था आपका ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आगे हम देखते हैं प्रक्रिया है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस इसको हिंदी में बोलते हैं ओलोवेदन। ओलोवेदन, ओलोवेदन क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फीचर।
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाए तो बच्चा जो होता है, शिशु यानी जो जायगोट होता है, वो आकर के किसी जुड़ जाए आपका गर्भाशय के एंडोमेट्रियल वाल से। ठीक है, जब शिशु यानी कि जो आपका जायगोट बनता है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से आकर के जुड़ जाता है, तो जैसे अगर मानते हैं कोई शिशु है, कोई शिशु है जिसका निर्माण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल में यानी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वाल से जुड़ करके उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, तो जो शिशु होता है उसके चारों ओर एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है। ठीक है, शिशु के चारों ओर क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है। यह जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, शिशु के चारों ओर जो लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है, उससे क्या लेना देना है उलवेदन एमनियोसिंथेसिस में। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस फ्लूइड में जो शिशु होता है उसके शरीर की कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। यानी कि बच्चा का डेवलपमेंट कर रहा है, जिसके चारों जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक द्रव है, उसमें शिशु के शरीर से संबंधित कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो हम करते क्या है कि इसी एमनियोटिक फ्लूइड को विशेष प्रकार के वैक्यूम पंप की सहायता से उसकी थोड़ी सी मात्रा बाहर निकाली जाती है। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस एमनियोटिक फ्लूइड को विशेष प्रकार के पंप या फिर सिरिंज की सहायता से जल्द से बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, क्योंकि उस फ्लूइड में क्या है, कोशिकाएं भी है, बच्चे के शरीर से संबंधित कोशिकाएं हैं, तो हमको उसी कोशिकाओं से मतलब है। जब हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड से कोशिका को बाहर करके यानी कि अलग करके उसी का अध्ययन किया जाता है। अब कोशिका का अध्ययन किया जाएगा तो मतलब क्या, उसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए का। ठीक है, क्योंकि डीएनए पर क्या होता है, आनुवंशिक कोट होती है, हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है डीएनए, उसी का हम उस कोशिका से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अध्ययन में क्या करेंगे कि पहले तो हम कोशिका जो निकाले हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से अलग किए हैं, उस कोशिका के डीएनए से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस शिशु में गुणसूत्र की संख्या 46 है या फिर उससे कम है या फिर उससे अधिक। क्योंकि आप जानते हैं गुणसूत्र की संख्या जब कम होती है तब पर भी रोग होता है, और जो गुणसूत्र संख्या अधिक भी होता है तब पर भी रोग होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ठीक है, अगर गुणसूत्र क्या हो जाए 46 से कम हो जाए, 45 हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। विशेष प्रकार के रोग मोनोसोमी यानी 45 होने पर उत्पन्न होते हैं। अगर मानते हैं 46 से कितना हो गया, 47, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। ठीक है, यानी कि क्या, गुणसूत्र ज्यादा हो गया, तो उससे भी क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। तो हम जो एमनियोटिक फ्लूइड से जो कोशिका अलग किए हैं उससे हम बच्चे के शरीर में जो गुणसूत्र है वो सामान्य है, यानी 46 है या फिर कम है या फिर अधिक है। ठीक है, यानी मोनोसोमी ट्राइसोमी का अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसके गुणसूत्र से हम ये भी पता लगा सकते हैं बच्चे में किसी प्रकार का कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एमनियोसिंथेसिस यानी कि उलवेदन क्या होता है, उलवेदन की सहायता से हम बच्चे के चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल करके उसमें उपस्थित कोशिका, गुणसूत्र एवं आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि बच्चे में किसी प्रकार का आनुवंशिक रोग या फिर गुणसूत्रों की संख्या में बढ़ोतरी या फिर कमी तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसका कर सकते हैं कि इलाज यानी कि किया जाता है। ठीक है, ये एमनियोसिंथेसिस बच्चे के उच्च विकास
यानी कि भविष्य को उसको देखते हुए हम हमने सिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि हम कह सकते हैं कि इस पूरे ये हमारा जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि हम अपने चारों ओर ऐसे बच्चों के उत्पन्न पर हम रोक लगाते हैं जो कि क्या करे, शिशु के यानी खराब शिशु के जन्म को रोक सके। ठीक है, इसलिए आगे देखते हैं अगले क्लास में क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।